जैसा कि वो विशेष अपीलें सुनने का अधिकार 136 में है और 143 और 44 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के वैधानिक समस्याओं के समाधान में परामर्श लेने का अधिकार 144 और 43 में बताया गया है। किसमें? वैधानिक समस्याएं के मामले में राष्ट्रपति को 100 अनुच्छेद 137 के तहत बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिए गए निर्णय को पुनर्विचार में बदल सकते हैं। पहले निर्णय को पुनर्विचार में इस मामले में न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति ले सकता है। किस सलाह कब कब ले सकता है? पहला है दिल्ली लॉ अधिनियम के द्वारा 1951 में दिल्ली लॉ अधिनियम द्वारा दूसरा है 1958 में केरल शिक्षा अधिनियम द्वारा। तीसरा है 1990 में सॉरी 1990 नहीं 1960 में कौन से इसके द्वारा? बेरोजगारी संघ अधिनियम। 1963 में संसद द्वारा कर अधिनियम। पांचवा है 1964 में विधानमंडल की सुविधाओं से संबंधित केशव सिंह मामला। छठा है 1964 में सॉरी ये रिपीट हो गया 1974 में कौन सा केस बताया गया? राष्ट्रपति चुनाव के मामले। सातवां है 1982 में
कश्मीर का पुनर्निर्माण मामला। आठवां है 1998 में मुख्य न्यायाधीश सलाहकार की प्रक्रिया। अब आता है हमारा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 216 के अंतर्गत बताया गया है उच्च न्यायालय के बारे में। ये एक ऐसे न्यायाधीशों को मिलकर बना है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता रहता है। हर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, उनकी यह संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के न्यायाधीश से परामर्श लेगा। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 117 के तहत। अनुच्छेद 117 के तहत क्या था कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही इनकी नियुक्ति करेगा। अब इनकी योग्यताएं क्या आती है? योग्यताएं कुछ कुछ सेम है उच्चतम न्यायालय जैसी। वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह कम से कम 10 साल तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पे कार्य कर चुका हो, एक या एक से अधिक 10 वर्षों तक या 10 सालों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहो। कहते हैं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहो। अब आता है ये शपथ ये किसके सामने लेता है? शपथ किसके बाद मतलब कौन सा अनुच्छेद बताइए? 219 के तहत। अनुच्छेद 219 में बताई गई है उच्च न्यायालय की शपथ के बारे में। ये किसके सामने लेता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख शपथ लेना होता है। किसे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अब इसके वेतन और भत्ते कहाँ से आते हैं? इनके जो वेतन और भत्ते आते हैं संचित निधि से ही इनको दिए जाते हैं। 223 के अनुच्छेद। कहाँ से? संचित निधि से। अब आता है इनकी प्रतिबंध किस तरह से लगाई जाती है। उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय कोई स्थायी न्यायाधीश किसी पद पर निवृत्त होने के बाद उसके उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी अन्य न्यायालय के या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। अब आता है इसके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति व क्षेत्राधिकार। इसमें भी सेम उन्नी की तरह ही है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण, पांचवा अधिकार परीक्षा। और इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय की अपील सुनता है, जिसमें दीवानी और फौजदारी व राजस्व संबंधी सभी प्रकार के अभियोग आते हैं। इसे लेख जारी करने का भी अधिकार, इसे लेख जारी करने का भी अधिकार है। किसे? उच्च न्यायालय को। लेख जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 126 के द्वारा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेख को जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है? उच्च न्यायालय को दिया गया है। इसमें है अब अभिलेख न्यायालय। इसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 215 के तहत बताया गया है कि राज्य उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके निर्णय को अन्य राज्यों प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, किंतु अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय को मान्य अनिवार्य नहीं है। अभिलेख न्यायालय को अपने अपमान के लिए दंड देने का अधिकार है। अब आता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय की अनुच्छेद कितनों के बारे में बताएगा? 233 से 237 तक भाग 6 के अध्याय 6 में बताया गया है। में बताया गया किसका? अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार के जो अधीनस्थ न्यायालय का गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? राज्य कानून अधिनियम के आधार पर। के आधार पर। और इन जिलों को अदालत के निचले अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे कि अतिरिक्त जिला न्यायालय, सब कोर्ट मुंसिफ, मजिस्ट्रेट अदालत, और रेलवे की विशेष अदालत,
विशेष अदालतें, यह अदालत कारखाना कानून, आदि आते हैं। किसके अंतर्गत? अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में एक जिला, उसमें एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय 200 मुंसिफ न्यायालय होता है। एक जिला न्यायालय और जिला न्यायाधीश का न्यायालय वह मुंसिफ न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के अधीन जिला स्तर पर 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय हैं। इसे हम एक चार्ट द्वारा समझेंगे। पहला है दीवानी मामले। दीवानी मामले में क्या कौन कौन से आते हैं? उच्च न्यायालय, जिला जज का न्यायालय, सिविल जज, मुंसिफ न्यायालय, खलीफा, न्याय पंचायत। अब आता है फौजदारी मामले। फौजदारी मामले के अंतर्गत उच्च न्यायालय, सेशन जज, न्यायालय मजिस्ट्रेट, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, इसके नीचे न्याय पंचायत। अब आता है हमारा राजस्व न्यायालय। उच्च न्यायालय, राजस्व मंडल, कमिश्नर का न्यायालय, जिला न्यायाधीश, का न्यायालय, उप जिलाधीश का न्यायालय, तहसीलदार।
दार्य नायब तहसीलदार। धार की न्यायालय। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है? नियुक्ति जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के भाग 1 में 233 का भाग 1 में राज्य का राज्यपाल, इसे बताया गया है कि राज्य का राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय से के परामर्श से करता है। 234 अनुच्छेद 234 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाते हैं उन्हीं को यह नियुक्त करता है। तीसरा है कि कम से कम 7 साल तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर रहा हो। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त उच्च न्यायालय या आयोजित न्यायिक परामर्श के आधार पर या परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। अब आता है हमारा परिवार न्यायालय। इसकी स्थापना परिवार न्यायालय के अधिनियम 1984 द्वारा की गई थी। उन्नीस सौ चौरासी के द्वारा की गई थी। राज्य सरकार उन क्षेत्रों में जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है वहां परिवार न्यायालय की स्थापना कर सकता है। कहाँ? जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है वहां ये परिवार न्यायालय कर सकते हैं की स्थापना। अब आता है प्रशासनिक न्यायालय अधिकरण। न्यायालय अधिकरण अनुच्छेद 323 के तहत बताया गया है कि 1 नवंबर 1985 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। कब? 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। किसके तहत? 323 के तहत। इस अधिकरण की केंद्रीय शाखा नई दिल्ली में है व अन्य 17 शाखा विभिन्न राज्यों या उच्च न्यायाधीशों से संबंधित है। यह अधिकरण केंद्र सरकार में लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। इसमें 3 लोग शामिल हैं, जैसे कि 3 तरह के। कौन कौन?
राष्ट्रपति, प्रशासनिक अधिकरण, व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। आते हैं इसके अंतर्गत। अब आता है हमारा लोक अदालतें। लोक अदालतें लोक अदालत के अंतर्गत आते हैं। इसमें जनता का न्यायालय लोक अदालत व्यक्तियों के बीच जितने विवाद होते हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाने का काम करता है और उनके जितने आपसी समझौते हैं उनको निपटाने का भी प्रयास करती है। ये प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति P.N. भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया था। अब आता है हमारा ई न्यायालय। ई न्यायालय ये ऑनलाइन न्यायालय है। इसके अंतर्गत बताया गया है ये देश में पहला ई कोर्ट गुजरात में अहमदाबाद में सिटी सिविल एवं सेशन न्यायालय के स्थापित किया गया। ये जो पहला है ये पहला मॉडल है जो गुजरात के अहमदाबाद में बताया गया और इसकी स्थापना की गई। इसका उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को देश के मुख्य न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण द्वारा किया गया था। अब आता है हमारा जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका होती है लोगों के हित की याचिका जो उनके हित के लिए आगे काम करती है। जनहित अभियोग की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। किसने की थी? USA संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। कब की थी? 1970 के उत्तरार्ध में की थी। जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं है। यह न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न हुआ है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1970 के आसपास हुई थी। अब उच्च न्यायालय के नाम और उनकी स्थिति। उच्च न्यायालय कौन कौन सी है? पहला है कलकत्ता, उच्च न्यायालय के नाम उनकी स्थिति। पहला कलकत्ता, इसकी शुरुआत हुई 1862 में। बम्बई 1862 में। मद्रास 1862 में। ईसी इलाहाबाद 1866 ईस्वी में। कर्नाटक 1884 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर 1928 में। उड़ीसा 1948 ईस्वी में। गुवाहाटी 1948 में। राजस्थान 1949 में। आंध्र प्रदेश 1954 में।
एमपी यानी मध्य प्रदेश 1956 में। केरल 1958 में। गुजरात की स्थापना कभी 1960 में। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में। पंजाब व हरियाणा 1975 ईस्वी में। सिक्किम 1975 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड 2000 ईस्वी में। और झारखंड की स्थापना 200 इन सब राज्यों में उच्च न्यायालय बनी हुई है और स्थापना की गई है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। थैंक यू गाइस।